Hello students, today we are going to do the chapter 5 of class 9th, Introduction to Euclid's Geometry. Okay. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड था कौन। यूक्लिड एक टीचर था मैथमेटिक्स का, अलेक्जेंड्रिया में था, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में ये एक मैथमेटिक्स का टीचर था। ही रोट ए ट्रीटाइज, यानी उसने एक निबंध लिखा एलिमेंट्स नाम से। उसमें उसने ज्योमेट्री से संबंधित उसके जितने भी फैक्ट्स थे उसको कलेक्ट किया, जो उसके नॉन फैक्ट्स थे, और उनको ढंग से अरेंज किया। उसने सारे जो है ज्योमेट्री का तो देवता माना जाता है यूक्लिड, बहुत कुछ बताया उसने। मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री को यूक्लिड का बहुत बड़ा योगदान है। देवता मान के चले हम इसको कि ज्योमेट्री का तो पूरा बड़ा देवता था। बहुत कुछ इसने दिया ज्योमेट्री को। और उसने एलिमेंट्स जो कलेक्शन किया था उसने, उस कलेक्शन को उसने 13 पार्ट्स में बांट दिया, और हर पार्ट का नाम एक बुक का नाम दिया उसको। हर पार्ट को 13 पार्ट में बांटा। वो निबंध था, वो निबंध एक पूरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड निबंध था, ज्योमेट्री से रिलेटेड निबंध था। उस सारी ज्योमेट्री को उसने 13 पार्ट्स में बांटा। उसमें कुछ अर्थमेटिक भी आ गया, कुछ ज्योमेट्री भी आ गई, कुछ पार्ट्स, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स उसका ज्योमेट्री ही था। ठीक है। और उसने उसको बुक नाम दिया हर 13 पार्ट्स। 13 जो पार्ट्स थे, हर एक पार्ट को नाम उसने बुक दिया। यहाँ तक शायद बात क्लियर आपके हो गई है। तो हु वाज यूक्लिड? तो उसने कुछ डेफिनेशंस दी, कुछ एक्सियम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होते क्या हैं? एक्सियम्स का मतलब है कि ऐसे ट्रूथ जिनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी सच्चाइयाँ जिनको प्रमाण की आवश्यकता ना हो। तो पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट भी वही सच्चाइयाँ हैं जिनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर एक्सियम और पोस्टुलेट्स में अंतर क्या है? एक्सियम्स जो हैं हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक्स के लिए, और पोस्टुलेट्स जो हैं हम ज्योमेट्री के लिए यूज़ करते हैं। बाकी कोई खास अंतर इसमें नहीं है। वो भी सच्चाइयाँ हैं, ये भी सच्चाइयाँ, ये भी ट्रुथ्स हैं, वो भी ट्रुथ्स हैं, और वो उनको भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और इनको भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें बताई मैंने आपको, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये तो अर्थमेटिक में जो सच्चाइयाँ होंगी, और पोस्टुलेट जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड। बाकी कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है। वो हम इधर उधर भी हो जाता है कई बार कि ज्योमेट्री के भी यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो हम उसको पोस्टुलेट बोल देंगे, थोड़ा सा भी अर्थमेटिक से रिलेटेड है तो एक्सियम्स बोल दिया। मतलब एक बहुत नज़दीक की डिफरेंस है, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए कि वास्तव में इनके बीच का अंतर क्या है। ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक का डिफरेंस है इनके अंदर। वो भी ट्रुथ्स हैं और ये भी ट्रुथ्स हैं, और इनको भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, इनको भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? उसने कुछ डेफिनेशंस दी, वो डेफिनेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? उसने डेफिनेशन दी कि इसका पार्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि अब मैं अगर इसे लेंस से देखूं, बिल्कुल इसको माइक्रोस्कोप से देखूं, तो अभी ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी और जो सबसे छोटा पार्ट हो जाएगा जिसका और पार्ट ना हो सके, पॉइंट वो कहलाएगा। क्लियर? अब ये तो हम इतना पॉइंट इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हमारी आंखों से हम उसे देख सके। अगर हमें पॉइंट बनाना है तो हम जो पॉइंट जो हम देख पा रहे हैं, वास्तव में वो पॉइंट अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन उसके भी पार्ट्स, तो उसने उस पॉइंट उस चीज़ की बात की है जिसके और पार्ट हो ही ना सके। दैट इज पॉइंट। ए लाइन इज ब्रेड्थ लेंथ। ये अगर एक लाइन है तो इसकी डेफिनेशन इसने दी कि ये जिसकी कोई ब्रेड्थ ना हो, जिसकी चौड़ाई ना हो, ऐसी लंबाई को हम लाइन कहेंगे। द एंड्स ऑफ ए पॉइंट आर लाइन्स। अब आप कहेंगे सर लाइन तो लाइन सेगमेंट होती है, वो यही सब कुछ बताने वाला है, यही ज्योमेट्री का देवता है एक तरह से। तो इसने ही हमें लाइन और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस बताया। तो अपने हिसाब से कुछ बता सकता है कि भाई अगर ये एंड करेगी तो ये पॉइंट्स पे एंड करेगी, ये जो चीज़ आएगी ये पॉइंट्स आएंगे। उसने कुछ बताया, तो यानी कि ये लाइन सेगमेंट है, ये भी उसी ने बताया। ठीक है, तो उसने इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर ये एंड करेगी तो जहाँ एंड करेंगे वो पॉइंट्स होंगे।
वैसे लाइन जब एंड करती है तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब देखिए ये पॉइंट है, इवनली का मतलब हुआ, अब अगर मैं यहां पॉइंट लूं तो जैसे यूं लिया तो यहीं लेंगे हम उसी रूप में। ऐसा नहीं कि यहां पॉइंट लिया एक बार और फिर मैं यहां ले लूं और फिर इस जगह ले लूं, ऐसा नहीं। अगर ये इस जगह ऊपर की साइड में यहां आ रहा है तो ये भी ऊपर की, तो ये जो चीज बनेगी ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, इवनली समान रूप से, जैसे इस यहां अगर आके टच हुआ है तो ऊपर भी यहीं टच हो, यहीं टच हो, यानी कि यूं हो रही है तो फिर थोड़ी सी देर में यूं हो गया, ऐसा नहीं, मतलब टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं। सीधा है तो बिल्कुल उसी सीध में ही जाए बिल्कुल, तो वो इवनली, उसे इवनली बोल रहे हैं। विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है, वो लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। क्लियर। इस सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस हम किसे कहते हैं जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो। अब जैसे इस बोर्ड की बात करूं मैं, तो इस बोर्ड की केवल लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई नहीं है। क्या मैं इसे पकड़ पा रहा हूं? अगर किसी चीज की ऊंचाई नहीं होती तो मैं उसे पकड़ नहीं पाता हूं, ठीक है। अब जैसे ब्लेड है, ब्लेड बिल्कुल कम उसकी हाइट होती है, अब मैं उसे पकड़ना भी चाहूँ तो जैसे ब्लेड पड़ जाती है नीचे तो बड़ी मुश्किल से यूं यूं करके उसे उठाना पड़ता है ताकि उसकी कुछ हाइट बन जाए। उस चीज़ को हम आराम से उठा पाते हैं जिसकी कुछ हाइट हो, ठीक है। अब मैं यहाँ इसको उठा ही नहीं पा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे इस बोर्ड को आपने उठा लिया तो बोर्ड नहीं रहा, फिर ये क्यूबॉइड बन गया, 3 डायमेंशनल फिगर हो गई है एक, ठीक है ना, क्योंकि उसकी फिर हाइट हो गई। अब ये इसकी हाइट नहीं है तो ये एक सरफेस कहलाएगा। तो सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। अगर इस सरफेस के जो किनारे होंगे मैं उनकी बात करूं तो वो किनारे लाइंस होंगे, लाइन होंगी वो किनारे, ठीक है। अब जैसे ये एक सरफेस है, तो सरफेस है तो इसके जो किनारे हैं वो लाइंस होंगे, ऐसा यूक्लिड कहता है, ठीक है। उसे हम सरफेस बोलेंगे जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हो केवल और जिसके किनारे जो हैं लाइंस हों। ए प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई, अब इस लाइन के ऊपर फिर से एक लाइन आ गई और फिर से एक लाइन आ गई, फिर से एक लाइन आ गई। तो ये जो लाइन बन रही है, लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन, तो अब आप देख रहे हैं काले रंग का एक प्लेन सरफेस तैयार हो गया आपके सामने। ये छोटा सा ही है लेकिन आपके सामने एक प्लेन सरफेस तैयार हो गया, ठीक है। तो ए प्लेन सरफेस इज द सरफेस, एक ऐसा सरफेस होता है विच लाइज इवनली विद द लाइंस ऑन इटसेल्फ, लाइन के ऊपर लाइन और उसी तरीके से जैसे मैंने पॉइंट्स की बात की थी कि इवनली, तो वही बात इवनली विद द लाइंस ऑन इटसेल्फ। ए प्लेन सरफेस इज द सरफेस विच लाइज इवनली विद द लाइंस ऑन इटसेल्फ। इवन रूप से वो, समान रूप से वो उसके ऊपर आती रहे, तो वो एक प्लेन सरफेस बन जाता है। ये थी डेफिनेशंस गिवन बाय यूक्लिड, ओके। देखिए यूक्लिड ने कुछ एक्सियम्स दिए, उनको हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीज़ें अगर एक ही चीज़ के बराबर हों, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये इसके बराबर है और ये 1 भी इसी के बराबर है। थिंग्स, टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये वाला 1 इस 1 के बराबर हो जाएगा। तो दो चीज़ें इसके बराबर है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ये मानूँ कि ये एक बॉल है, इस बॉल का जो साइज है वो इस बॉल के बराबर है और ये बॉल है ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। तीसरी बात, अगर x y के बराबर है और z भी y के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी x y के बराबर आ गया और z भी y के बराबर आ गया। इफ x इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू y, देन
x इज इक्वल टू जेड। क्लियर? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल हैं दो चीज़ें x और y बराबर है और दोनों के अंदर अगर मैं m जोड़ दूं, यानी x में भी m जोड़ दिया और y में भी m जोड़ दिया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल आएंगे। इफ़ इक्वल थिंग्स आर एडेड टू सेम थिंग्स, यानी इक्वल थिंग्स के अंदर ही जोड़ दी जाए। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, क्योंकि m और m आपस में इक्वल्स है और x और y आपस में इक्वल है, तो उनके अंदर वो जोड़ूंगा तो वो जो आएगा वो इक्वल आएगा। इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से देखूं, अगर x इज इक्वल टू वाई है और p इज इक्वल टू क्यू है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो x प्लस पी जो है वो y प्लस क्यू के इक्वल आ गया। क्लियर? तो इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर मैं इक्वल्स सब्ट्रैक्ट करूँ इक्वल्स में से, जैसे x y के बराबर है और p q के बराबर है, तो इसका मतलब x माइनस पी y माइनस क्यू के इक्वल होगा। ठीक है? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखिए, जैसे ये हाथ है मेरे, अगर ये इसको कोइंसाइड कर लेता है, कोइंसाइड का मतलब बिल्कुल जस्ट ढका है इसको, मतलब यूँ भी नहीं कि इससे ज़्यादा बड़ा है या इससे छोटा है, एज इट इज़। जैसे मतलब मान लीजिए एक ये सर्कल है और इस मान लीजिए ये गत्ते का एक डिस्क है, ठीक है ना, गत्ते का डिस्क मान के चलो, गोल कटा हुआ है, उसके ऊपर उसी साइज का दूसरा गत्ते का डिस्क रख दूं एज इट इज, ऐसा का ऐसा, और ये इसको जस्ट ढक ले। यानी मान लीजिए अगर ये लाल रंग का था नीचे वाला और ऊपर वाला पीले रंग का है, और मैं उन दोनों को अगर मैं चिपकाऊं तो मेरे को बॉर्डर जो दिखाई दे, लाल और पीला दिखाई दे, बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक है ना? तो जो चीज़, और वो ना तो बाहर हो ज़्यादा ना अंदर हो, बाहर भी ना हो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी बाहर ना हो और बिल्कुल भी अंदर ना हो, बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर आए। जैसे मेरा हाथ इसके ऊपर आ गया और जस्ट इसने इसको ढका है। ठीक है? अब जैसे एक पेज है, देखिए ये पेज है, यही मान लीजिए ये, इसने इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐसे करता हूं तो इसने इसको जस्ट ढका है। क्यों? क्योंकि इसका जो किनारा है वहां देखिए, मैं हाथ लगा रहा हूं तो इसको, इस गत्ते को भी छू रहा है ये, और इस पेज को भी छू रहा है, तो ये बिल्कुल जस्ट, और इधर से हर जगह से ऐसा हो रहा है। ठीक है? और मतलब ना तो ये अंदर है ज़्यादा, ना बाहर है, ना अंदर है ना बाहर है, ज़्यादा का तो चक्कर ही नहीं, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर वो छोटा बड़ा हो जाएगा। जस्ट, तो कोइंसाइड किसको बोलते हैं समझ में आया? ये पेज जो है इस पेज को कोइंसाइड कर रहा है, और ये पेज इस पेज को कोइंसाइड कर रहा है, ये इसको कर रहा है, यानी ये सारे पेज एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। इसी कारण से ये बाहर केवल इतना ही दिखाई दे रहा है, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो सब दिखाई देने लगता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो देखिए ये जो चीज़ थी, कोइंसाइड अगर एक दूसरे को कोई चीज़ कर लेती है तो वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाती हैं। होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। अब होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट का मतलब ये हुआ, अब जैसे ये पूरा है, कंप्लीट है, अब मैं इसको तोड़ देता हूँ, यहाँ से निकाल दिया इसको, अब ये पूरा था, अब ये जो पार्ट है इस पूरे से तो छोटा ही है क्योंकि ये चीज़ इसमें से निकल गई, और ये जो है ये भी इस पूरे से तो छोटा ही है। तो यानी कि होल जो है, ये होल मतलब पूरा, पार्ट्स से तो बड़ा ही होगा, इस पार्ट से भी बड़ा होगा और इस पार्ट से भी बड़ा होगा। तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, दो चीज़ें हैं अगर सेम चीज़ की डबल हो, जैसे मान लीजिए इस चीज़ का डबल है ये, ठीक है, और ये भी इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, जो एक ही चीज़ के डबल हों तो वो दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। यही वो कह रहा है, जो थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, और थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग, जो चीज़ें, अब जैसे ये y है और ये इसका हाफ कितना आ गया y/2, और इसका हाफ दूसरा कितना आ गया, ये भी y/2 आ गया, तो ये जो दोनों चीज़ें आएंगी ये दोनों आपस में
इक्वल आएंगे। क्लियर? तो थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर एंड थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये 7 जो है एक्सियम्स थे यूक्लिड के। अब हम यूक्लिड के पोस्टुलेट्स देखेंगे, उससे पहले हम एक्सियम 5.1 भी देखेंगे।